आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जब समझेंगे तो इसको हम एक फॉर्मेट के जरिए समझेंगे और यह जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको मालूम है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब आपने थियोरेटिकल पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो उसमें हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज से जो इनकम कैलकुलेशन की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम डाल देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह एक फॉर्मेट बनाएंगे हम यहाँ पर, एक अच्छा सा फॉर्मेट जिसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ध्यान से आपने देखा, इसका हमने नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 2 कॉलम तैयार किए जाएंगे, एक दोनों ही रुपीज़ के कॉलम होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह से इधर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ भी रुपीज होगा और यहाँ भी रुपीज होगा। इसके बाद सबसे पहला जो एक्टिविटीज है इसके अंदर, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हम आपको आज एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक भी बताएंगे जिसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी मार नहीं खाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन जो है टिप्स होगी आपके लिए, और आप भी ध्यान रखेंगे उस टिप्स को। आपसे पहले ना आपने कभी सुना होगा ना ही देखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। अगर उस टिप्स को अगर आपने ध्यान से देख लिया, सुन लिया, समझ लिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अपने आप से भी समझेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे और ख़ुद भी अच्छी तरह दूसरों को एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले यहाँ पर या तो प्रॉफिट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, या लॉस होता है। तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होता है तो लॉस। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लिखते हैं और ये रकम सीधी यहाँ पर डालेंगे लास्ट वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पर हम कभी कभी ऐड लिखते हैं, कभी कभी लेस लिखते हैं। ऐड या लेस इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो रकम आप लिखेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेज लिखेंगे और वह प्लस में लिखेंगे। जो वर्ड माइनस में होगा, जिसको घटाना होगा, उसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, वो ऑलरेडी घटने में ही चला जाएगा। तो सबसे पहला आइटम यहाँ पर घटने के लिए है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है जो कि नॉन कैश है, जो कभी नगद खर्च नहीं होता है। दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, रिटर्न ऑफ। ये इनके नाम है, इन नाम को आप ही को याद रखना होगा। ये फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। इसमें मैं लास्ट में आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बिल्कुल नया चीज़ बताया गया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद डिविडेंड। डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, यह कई प्रकार से डिविडेंड होते हैं। इन सभी को हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचने पर जो लॉस हुआ है उसको लिखेंगे।
लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के सेल पर जो लॉस हुआ है उसको लिखेंगे। ये सब जोड़ने वाले अमाउंट हैं, प्लस में ही है ये सब। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ आप समझ गए होंगे, जब हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिखा है प्लस में, तो ये जरूर माइनस में होगा। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी माइनस में होगा। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर का अगर राइट ऑफ होता है, शेयर और डिबेंचर शेयर्स होंगे या डिबेंचर्स होंगे। रिटर्न ऑफ कितना पहले था और अब बाद में कितना कम हुआ, जो कम होगा तो यहीं आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वो आएगा यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पेड होता है वो आएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो उसी जगह पर ये ध्यान रखेंगे, उसको हम माइनस में लिखेंगे। जब हम नॉन कैश एक्सपेंसेज को प्लस में लिखते हैं तो नॉन कैश इनकम को हम माइनस में लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड यह होता है माइनस में, क्योंकि हमारा प्राप्त होने वाला अमाउंट है। इसी तरह से डिविडेंड रिसीव्ड यह भी माइनस में, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाके प्लस हो जाएगा। आपने देखा इतने सारे आइटम जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। बुक में आपको बहुत कम आइटम मिलेगा, फॉर्मेट में भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन हमने आपको बहुत सारे आइटम बता दिए हैं जो आप देखेंगे तो एक नंबर ऑफ सीरीज इसकी मौजूद है यहाँ पर। इसके बाद ये सब चीज़ें हमने देखा, इतना सारा हमने लिखा। इसके बाद अब आप ध्यान देंगे, इसको हम यहाँ पर ये बंद कर देते हैं, इस तरह से ऐसे बंद कर दिया हमने। तो यहाँ पर इन सब का टोटल प्लस को जोड़ के माइनस को घटा के यहाँ लिखेंगे, और ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसका नाम होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। यानी कि ये वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले का कैश फ्लो है। इसमें हम और क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, तो इसमें हम यहाँ देखिए इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज जोड़ेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स जोड़ेंगे, और इसका उल्टा क्या होगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स होगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। इसको हम माइनस करेंगे, और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज इसको भी माइनस करेंगे। इसके बाद इनका जो चेंजिंग है उसको यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ हमें प्राप्त होगा। ये भी नेट कैश फ्लो नहीं आया है। लास्ट में इसमें से टैक्स पेड शब्द लेस किया जाएगा। टैक्स पेड, यहाँ पर ध्यान दो, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये प्रोविज़न है ना कि पेड, और ये पेड है। टैक्स पेड, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ जो रकम प्राप्त होगी ये होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
देख लिया आपने, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसके बाद हम उसमें कैसे रकम भरी जाएगी उसका टिप्स बताएंगे जो ज़बरदस्त होगा। सेकेंडली यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसके लिए भी हम यहाँ पर 2 कॉलम खींच लेते हैं, सीधी रेखा में एकदम बिल्कुल करेक्ट सीधी लाइन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ी बात है कि इसमें फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना पैसा खर्च होगा, जितना पैसा आएगा जाएगा, उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा यहाँ पर आने और जाने से मतलब है, पैसा जाएगा तो माइनस में। इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट कोई ख़रीदा है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह, उसको हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो उसको यहाँ डालेंगे, या ओनली इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं तब भी आएगा यहाँ पर माइनस में। अब इसी का अपोजिट देखिए, अब फिक्स एसेट्स सोल्ड करते हैं प्लस में, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं तो प्लस में। जो वहाँ ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट हमने लिखा था रिसीव्ड, वहाँ माइनस था, तो यहाँ पर वही इंटरेस्ट यहाँ पर प्लस में लिखा जाएगा। डिविडेंड वहाँ पर हमने रिसीव्ड माइनस लिखा था, सेम डिविडेंड वही वाला यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे। इस तरह से आपने देखा लोन टू सब्सिडरीज उसको बोलते हैं जिन कंपनियों में इस कंपनी के शेयर्स होंगे और इन्होंने उस कंपनी को लोन दिया है। लोन देने का मतलब है उन्हें पैसे की ज़रूरत थी तो इस कंपनी ने उन कंपनियों की हेल्प की थी, इन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया पैसा, तो इस प्रकार से लोन टू सब्सिडरीज होगा। अगर वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो ये हमारा पैसा गया तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यही लोन रिकवर्ड हो जाएगा, लोन रिकवर्ड फ्रॉम सब्सिडरीज। वैसे ये कम देखने को मिलता है, बाई चांस अगर आता है तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, लोन रिकवर्ड फ्रॉम सब्सिडरीज। इस प्रकार से इनका जो टोटल होगा पूरे को जोड़ेंगे, प्लस वालों को जोड़ के माइनस वालों को हटा के यहाँ लिखेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम। अगर प्लस में आया है तो फ्रॉम लगाइए, अगर ये माइनस में आया है तो यूज्ड लगाइए। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हमारा थर्ड एक्टिविटीज प्राप्त होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बहुत कम आइटम्स आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो रकम भरी जाएगी यहाँ पर कैपिटल और लोन से संबंधित अमाउंट को रखते हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, इनसे पैसा आएगा, ये सब प्लस में लिखे जाएंगे। इस तरह से ये प्लस में रहेंगे। बैंक लोन टेकन, अगर बैंक लोन हमारा पहले साल से अगले साल बढ़ गया तो जितना बढ़ गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। बैंक लोन पेड किया है तो पैसा जाएगा माइनस में। डिवेंचर्स का पैसा हमने पेड किया है तो उसको भी हम माइनस में लिखेंगे। और अगर हमने इंटरेस्ट पेड किया है डिवेंचर्स या लोन पर तो ऑपरेटिंग में इनको प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग में आके माइनस कर देते हैं। वहाँ पर हमने ऑपरेटिंग में जिस डिविडेंड को लिखा है प्लस में वह डिविडेंड यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड,
डिबेंचर पेड, बैंक लोन पेड, ये सब पैसा जा रहे हैं तो इसलिए माइनस में है। बैंक लोन लिया जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा, इशू ऑफ शेयर्स होगा, ये सब पैसा आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हमने लिया है तो प्लस में, हमने अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया है तो माइनस में। इसका ध्यान रखेंगे, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पेड तो माइनस में, और बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन कंडीशन में है, अर्थात हमने लिया है तो यहाँ पर टेकन और पेड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बैंक ओवरड्राफ्ट लिखिए, प्लस माइनस जो भी सिचुएशन बन रही है उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इन तीनों चारों सब का टोटल करेंगे और फाइनेंसिंग वालों को, तो हम इसका टोटल करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके ठीक सामने यहाँ पर लिख दीजिए नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद इन सभी ऑपरेटिंग का, जो पीछे ऑपरेटिंग था उसका, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, तीनों को टोटल करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको लिखिए नेट कैश। अगर प्लस में आ रहा है तो लिखिए इंक्रीज, अगर माइनस में आ रहा है तो लिखिए डिक्रीज। इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। इसमें ऐड करिए ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के बराबर ऐसी कोई सी संपत्ति हो जो कैश का काम करे, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ उसको यहाँ पर डालते हैं कैश में, बैंक में जोड़ करके लिखते हैं, पहले साल की पहले साल में, अगले साल की अगले साल में। यहाँ पर आपने देखा, इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी कि जो हमारा ऊपर इंक्रीज डिक्रीज आया उसमें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का संपूर्ण फॉर्मेट आपके आंखों के सामने प्राप्त हो गया। अब रही बात जो मैंने आपको बताया था टिप्स के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने चल रहा हूँ मैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में भी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम सकपका जाते हैं और हमारी समझ में नहीं आता अब इसका क्या करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले हम उसमें से आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स की स्टोरी समझाएंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स की स्टोरी, यहाँ पर पार्टिकुलर्स रुपीज़ होगा, ये ध्यान रखेंगे। जब हम इसको वर्किंग में तैयार करते हैं पार्टिकुलर्स रुपीज़, इसमें आपको ये पता चलेगा कि टैक्स का कौन सा पैसा ऑपरेटिंग में प्लस होगा और कौन सा पैसा ऑपरेटिंग में माइनस होगा। जब हमारे पास टैक्स दिया होता है तो 2018 और 19 इस प्रकार से लिखा होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं 18 और 19 के हिसाब से आपको समझाऊंगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, 2018 वाले को यहाँ लिखेंगे। ये बहुत बड़ी टिप्स है। टू बैलेंस CD, यहाँ 2019 वाले को लिखेंगे। इसके बाद बुक में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या तो टैक्स पेड लिखा होगा या लिखा होगा प्रोविज़न। अगर टैक्स पेड लिखा है तो यहाँ लिखिए टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिए पेड। अगर प्रोविज़न लिखा है तो लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से और ब्रैकेट में यहाँ पर डाल दीजिए प्रोविज़न और यहाँ रकम डाल दीजिए। ध्यान रहे, अब यहाँ पर जो मैं टिप्स बताने चल रहा हूँ उसका यूज क्या होगा, इसको फिर इस प्रकार से हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास टैक्स यहाँ पर पेड लिखा होगा तो इस रकम को यहाँ लिखा जाएगा और बैलेंस CD हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इन दोनों को जोड़ के BD को घटाएंगे तो प्रोविज़न निकल जाएगा। अगर मान लीजिए प्रोविज़न दिया है तो BD को और प्रोविज़न को जोड़ेंगे और इसके बाद CD को यानी बैलेंस CD को घटाएंगे तो टैक्स पेड निकल जाएगा। ये तो आपने पता लगा लिया कि इन दोनों को कैसे निकालना है। अब सवाल ये है कि ये दोनों रकम BD CD कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन ये रकम ऑपरेटिंग में माइनस में जाएगा, अर्थात ऑपरेटिंग में हम माइनस करेंगे और ये रकम ऑपरेटिंग में प्लस में लिखेंगे। अब आपने ध्यान दे दिया टिप्स का यूज। ऑपरेटिंग में इसको जब लिखेंगे तो इसका नाम होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स।
इसको जब ऑपरेटिंग में माइनस में लिखेंगे नीचे जाकर लास्ट में, तो हम इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। इस प्रकार से आपको मैं दिखा देता हूँ इनका यूज हमने अभी ऑपरेट्स में एक्टिविटीज़ में कैसे किया। प्रोविजन फॉर टैक्स ये प्लस में होगा, और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स पेड है और ये है माइनस में। देख लिया आपने दोनों को। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स के अकाउंट के बारे में। फिक्स एसेट्स अकाउंट, इसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी बड़ा राज है, इसमें भी बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है। अगर इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम इसमें चौकड़ी मार जाते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। यार दोस्तों से, अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हैं, परंतु सब बेकार हो जाता है, समझ में नहीं आता है, सब तुक्का लगाने में चला जाता है। सबसे पहले फिक्स एसेट्स है, इसकी शुरुआत हम एसेट्स है तो 2 से करेंगे, डेबिट साइड से। 2 बैलेंस BD 2 साल की अमाउंट होगी, वो 18 और 19 की, तो 18 की यहाँ पर लिखेंगे 2018 वाला बैलेंस यहाँ होगा, और 2019 का बैलेंस CD इसको यहाँ लिखेंगे। इस बात को ध्यान देंगे, 2019 का बैलेंस यहाँ होगा। ये दोनों अमाउंट बैलेंस में से ही उतार लेंगे, यानी बैलेंस शीट से। इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो होती है, कुछ मशीन बेच दी जाती है तो हम उसको लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल। इसका मतलब ये बेची गई है। उसके बाद उस मशीन को बेचने से हमें या तो फ़ायदा होता है या नुकसान, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में लॉस लिख देते हैं, उसको भी यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद उस मशीन को बेचते समय जितना डेप्रिसिएशन कटा होता है उस मशीन का, उसको भी हम यहाँ लिखते हैं, उसको भी यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन सी रकम का क्या होगा। बैलेंस CD BD आपने देख लिया, इन सब का हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसमें से बैलेंस BD को घटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसका नाम होगा टू बैंक अकाउंट, और ये होगा परचेज। इसका मतलब हमने फिक्स एसेट्स खरीदा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, अगर फिक्स एसेट्स को बेचा है, बेचते समय नुकसान हुआ है तो यहाँ लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस के नाम से। अगर फ़ायदा हो गया है तो यहाँ लिखिए बाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में डाल दीजिए प्रॉफिट। आपने देखा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। अब यहाँ पर इनका यूज क्या है, ये जो बैंक वाला है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में डालेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में डालेंगे। देख लिया आपने। इसके बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा है इसको ऑपरेटिंग में माइनस में डालेंगे अगर आता है तो। ये बैंक अकाउंट परचेज है, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस में लिखेंगे, क्योंकि कितने की खरीदी है हमने, उसमें यही चीज़ आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बेचना और ख़रीदना। तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस में जाएगा और ये इन्वेस्टिंग में माइनस में। ये ऑपरेटिंग में प्लस में जाएगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस में। ये आपने देख लिया ध्यान से। इसका बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के आइटम्स का यहाँ से कौन कौन सी रकमों को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन तभी बनाते हैं जब हमारे पास डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दोनों जगह मौजूद हो, अर्थात बैलेंस शीट में लिखी हुई हो और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी लिखी हुई हो। यहाँ पार्टिकुलर रुपीज़ आप समझ गए होंगे, ऐसे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी है, इसकी शुरुआत 22 से करेंगे। बाई बैलेंस BD 2018 यहाँ आएगा और 2019 वाला यहाँ आएगा, इस बात को नहीं भूलेंगे। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जब हमारी इन्फॉर्मेशन में हम चेक करते हैं तो हमें किसी मशीन को बेचते समय, उस मशीन को बेचते समय जितना भी डेप्रिसिएशन हमें प्राप्त होता है हम कैलकुलेट करते हैं बेचने वाली मशीन का, उसको यहाँ लिख देते हैं टू मशीन के नाम से या फिक्स्ड एसेट्स के नाम से लिख देंगे। उसका डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे और इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों का टोटल करके इसको घटाएंगे तो जो बैलेंस यहाँ पर आएगा उसका नाम होगा बाई। यहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यही डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में लिखेंगे। आपने देख लिया बाकायदे।
इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ के डेप्रिसिएशन का कितना पैसा अब उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे वो पता लगाना है, और पता लग गया। इसके बाद बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें अगर कभी बेचना खरीदना अगर दे दिया जाता है तो हमारे पास कन्फ्यूजन से भरा एक पुलिंदा आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं आखिर इसमें क्या करें। इसमें भी ध्यान देंगे, यह एक एसेट्स है। इसकी शुरुआत टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इधर से होगा, 2018 यहाँ लिखेंगे और 2019 यहाँ लिखेंगे, बाय बैलेंस CD करके 2019 इस तरह से। उसके बाद फिर टोटल होगा जितने का हमने इसको बेचा है इन्वेस्टमेंट को, यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, और इसको हम सेल करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में सेल लिख देते हैं इस तरह से। सेल थोड़ा गचर पचर हो गया, कोई बात नहीं, सेल हो गया। सेल की रकम यहाँ डालेंगे। उसके बाद बाई, बेचते समय फ़ायदा होगा या नुकसान, नुकसान होगा तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ डाल दीजिए लॉस, यहाँ लिखेंगे। इनका टोटल करेंगे, अगर प्रॉफिट हो गया तो यहाँ डाल देंगे, इसको नहीं भूलना है कि प्रॉफिट होने पर हम इधर लिखेंगे प्रॉफिट। इसके बाद या तो इसका बैलेंस दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, अगर बराबर या इक्वल नहीं आता है तो हम इनका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड को घटाएंगे। कमी इधर आती है तो टू बैंक अकाउंट परचेज प्राप्त होगा। इसको हम ऑपरेटिंग उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में उसमें माइनस में डालेंगे, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ डालेंगे, माइनस में, और इसको सेल को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में डालेंगे, क्योंकि बेच रहे हैं पैसा आएगा। लॉस होगा यहाँ पर तो ऑपरेटिंग में प्लस में डालेंगे। प्रॉफिट होगा इसको बेचने से तो ऑपरेटिंग में माइनस में डालेंगे। अब आपने देख लिया इसको, हमने इसका कोड कर दिया है, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए लगातार, इसके बाद सवाल करना शुरू करेंगे तो सबसे बेहतर होगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपने देखा हमने कितनी आसानी से कितने बढ़िया तरीके से आपको बताने की कोशिश की। यहाँ से हमने शुरू किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पूरा फॉर्मेट आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया है। इसके बाद आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के बाद पूरा लास्ट तक हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसके तमाम अकाउंट जो हमें कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं उनको बाकायदे 1 बाय 1 समझाया है। इसके बाद इतनी मेहनत हमने आपके पीछे की है तो आपका थोड़ा सा हम 1 सेकंड का टाइम लेंगे कि आप इसको शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। यह आपका अपना चैनल है, आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें लोगों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि अगर इससे आपको लाभ हुआ है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों से भी करवाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।